प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम के बारे में बात शुरू करें इससे पहले मैं आपको बताऊं कि फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यासों और आंचलिक कहानियों के जन्मदाता हैं। तो बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि आंचलिक उपन्यास क्या होते हैं, आंचलिक रचना क्या होती है, आंचलिकता क्या होती है। आंचलिक मतलब अंचल विशेष से जुड़ी हुई रचना। फणीश्वरनाथ रेणु ने अपना पहला और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जिससे उनकी ख्याति हुई वो जब लिखा, जिसका उपन्यास का नाम था मैला आंचल। तो मैला आंचल की भूमिका में उन्होंने लिखा था एक आंचलिक उपन्यास, नाम भी था मैला आंचल। और ये नाम उन्होंने सुमित्रानंदन पंत की वो प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां भूमिका में लिख के वहां से उठाया था। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। तो मैला आंचल वहाँ से पढ़ा और फिर आंचलिकता क्या है इस पर आलोचकों ने विचार किया। बाद में तो आंचलिक उपन्यास और आंचलिक कहानी एक शैली हो गई जिसमें अनेक लेखकों ने रचनाएं लिखी। आंचलिकता क्या है? देखिए, प्रेमचंद के उपन्यास भी ग्रामीण जीवन के बारे में हैं, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यास गोदान या रंगभूमि या प्रेमाश्रम, इनको हम आंचलिक उपन्यास नहीं कह सकते, अधिक से अधिक ग्रामीण उपन्यास कह सकते हैं। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को यदि आप पढ़ें तो वह लमही गांव है उत्तर प्रदेश का, एक उसकी कथा भूमि है उसकी। लेकिन लमही के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो वहीं की कहानी है। प्रेमचंद की किसी भी कहानी जो ग्रामीण जीवन के बारे में हो, उसकी सबसे बड़ी खासियत हम ये कहते आए हैं कि अगर उसमें जगह का नाम हटा दीजिए तो वह कहीं किसी भी गाँव की, हिंदुस्तान के किसी भी गाँव की कहानी हो सकती है। यानी उसकी सार्वभौमिकता उसका सबसे बड़ा गुण मानी जाती है। आप गोदान पढ़ के कह सकते हैं कि राजस्थान का भी कोई गांव हो सकता है। जो चीज सबसे बड़ी गुण थी उसे रेणु ने खारिज किया और वो एक ऐसा आंचलिक उपन्यास मैला आंचल लेकर के आए जिसकी स्थानीयता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यानी आंचलिक उपन्यास एक अंचल विशेष की छाप लिए होता है। उसके अंदर उस उपन्यास में मैला आंचल यदि आप पढ़ें तो उसकी भाषा में उस जगह की छाप है, उसके रीति रिवाज, बोलियां, गाने, कविताएं, जो कुछ उस उपन्यास के अंदर लिखा गया है वो सब कुछ उसे इस तरह से स्थापित करता है कि यह सिर्फ और सिर्फ बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कहानी है और कहीं की यह कहानी हो ही नहीं सकती। तो स्थानीयता सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है। यह पहली बार रेणु अपनी रचना के जगह लेकर के आए और जो स्थानीय है वो स्थानीय होने के नाते ही सार्वभौमिक हो सकता है। स्थानीयता सार्वभौमिकता का प्रतिकार नहीं है। तो पहली बार इस तरह की रचना आई जिसमें उस जगह विशेष की पूरी छाप मौजूद थी। मैला आंचल के बाद वैसे तो उन्होंने कई उपन्यास लिखे, लेकिन मैं दो उपन्यास खासतौर पे आपको बता रहा हूँ याद रखने के लिए। एक मैला आंचल और दूसरा परती परिकथा। यदि आप ये दोनों उपन्यास पढ़ें तो ये हिंदी उपन्यासों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद के भी उनके उपन्यास हैं, मसलन जुलूस है या और अनेक उपन्यास हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दो उपन्यास हैं वो हैं मैला आंचल और परती परिकथा। उनकी कुछ कहानियों के नाम भी बता रहा हूँ जो बहुत चर्चित हैं। उपन्यास पढ़ना तो चलिए मुश्किल होता है, लेकिन कहानियाँ आप आसानी से गूगल करके ढूंढ के पढ़ सकते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में सबसे प्रसिद्ध कहानी है मारे गए गुलफाम, जिस पर तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी थी। बासु भट्टाचार्य निर्देशक थे और राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। बहुत शानदार फिल्म थी, मौका लगे तो कभी देख लीजिए, यूट्यूब पे उपलब्ध है। इसके अलावा उनकी कुछ और कहानियां हैं, रसप्रिया, ठेस, संबदिया, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम जो हमारे कोर्स में है वो तो है ही, और पंचलाइट पर भी अभी 2 वर्ष पहले ये बहुत शानदार फिल्म बन चुकी है। मौका लगे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये तो हुआ रेणु के बारे में थोड़ा सा परिचय। स्वातंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के फौरन बाद उनका उपन्यास मैला आंचल आया था और उसके बाद वो हिंदी साहित्य के पटल पर छा गए थे। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि प्रेमचंद के बाद में अगर भारत के गाँवों को की सबसे सच्ची तस्वीर किसी ने दिखाई है तो वह फणीश्वरनाथ रेणु ने ही दिखाई है। तो अब हम बात करते हैं लाल पान की बेगम कहानी के बारे में। लाल पान की बेगम, थोड़ा सा कथा सार आपको बता दूं। ये बिरजू की माँ के बारे में है। बिरजू की माँ, देखिए गांव में जिस तरह कहा जाता है, नाम से नहीं बुलाया जाता है, बिरजू की माँ या चंपिया की माँ, जो उसकी बेटी है। पहले चंपिया की माँ कहलाती थी, बाद में बिरजू हो गया तो बिरजू की माँ कहलाने लगी। बिरजू की माँ कहानी छोटी सी एक शाम की कहानी है। बिरजू की माँ मेला है, गांव के पास वाले गांव में मेला लगा है
उस मेले में बिरजू की माँ को उसके पति ने यानी बिरजू के पिता ने वादा किया है कि वो उसे लेकर के जाएंगे। इसके पीछे आधार ये है कि बिरजू के पिता के पास बैलों की जोड़ी है, जो कि गांव में बहुत कम लोगों के पास है। तो बैलों की जोड़ी जब उनके पास है तो उन्होंने ये वादा किया है कि वो कहीं से गाड़ी ले लेंगे, बैल में गाड़ी जोती जाएगी और उसके बाद उस गाड़ी में बिठा करके बिरजू की माँ को और उनके परिवार को मेला दिखाने ले जाएंगे। तो बिरजू की माँ मेला देखने जाएगी, बिरजू के पिता को आना है और शाम हो गई है और इंतजार शुरू है। और गांव के आसपास की जो महिलाएं हैं वो जल भुन रही हैं, वो कुड़ रही हैं और बिरजू की माँ से किस तरह से वो लड़ाई कर रहे हैं। देखिए मैं कुछ हिस्से बताता हूँ आपको। पड़ोस मैं थोड़े थोड़े हिस्से पढ़ूंगा, बहुत लंबी कहानी है 10 पेज की, तो मैं पूरी नहीं सुना पाऊंगा। आप कहानी पढ़ लें, कहानी बहुत सुंदर है। कहानी में आपको जो मानव मन का जो उलट फेर है, बिरजू की माँ की पहले आपको किस तरह से बहस दिखाई देती है और बाद में किस तरह उसका एक बदला हुआ रूप दिखाई देता है, यही कहानी का सबसे बड़ा सौंदर्य है। मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण जीवन का जो चित्र फणीश्वरनाथ रेणु ने प्रस्तुत किया, इसके बारे में एक रेखांकित करने वाली बात यहाँ मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि आमतौर पे जब निम्न वर्ग के बारे में, लोक जीवन के बारे में लोग लिखते हैं तो आमतौर पे ये होने लगता है कि वो निम्न वर्ग के आर्थिक शोषण, उनकी दयनीय स्थिति, उनकी दुरावस्था, इसके बारे में लिखते हैं। और ये आमतौर पे कथा लेखन का एक फार्मूला रहा है कि गरीब आदमी की गरीबी और उसके शोषण के बारे में लिखो, कहानी हिट हो जाएगी। फणीश्वरनाथ रेणु ने आमतौर पे समाज के निम्न वर्ग का, दलित वर्ग का चित्रण किया है, लेकिन उनकी गरीबी और उनके शोषण को दिखाने पर उनका बल नहीं रहा है। फणीश्वरनाथ रेणु का सारा बल रहा है इस निम्न वर्ग के सांस्कृतिक वैभव को दिखाने का, उनके रीति रिवाज, उनके त्योहार, वो खुशियाँ कैसे मनाते हैं, उनका सांस्कृतिक जीवन हमारे अभिजन वर्ग से ज़्यादा संपन्न है, ज़्यादा सुरुचिपूर्ण है। इसको दिखा करके हमें ग्रामीण निम्न वर्गीय समाज को देखने की एक नई दृष्टि फणीश्वरनाथ रेणु प्रदान करते हैं। इसलिए रेणु की कहानियाँ सबसे ज़्यादा सुंदर मानी जाती हैं। तो फिर से आते हैं लाल पान की बेगम। पड़ोसन मखनी बुआ की पुकार सुनाई दी, क्यों बिरजू की माँ नाच नहीं देखने जाएगी क्या? तो जवाब में वो कहती है, बिरजू की माँ के आगे नाच और न पीछे फगिया न हो तब न भुआ। आगे नाच और पीछे भगैया, ये मुहावरा है, ये कहावत है। आगे नाच न पीछे पगा, ये उसके लिए कहा जाता है जिसके घर में और कोई ना हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो। मखनी बुआ के घर में कोई नहीं है, मखनी बुआ अकेली है। और यहाँ इसके तो बेटी है, बेटा है, काम है, 50 तरह के काम है, तो वो एक ही पंक्ति में एक व्यंग्य कर देती है जिससे मखनी बुआ कुलमुला करके रह जाती हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि बिरजू की माँ नाच देखने जाने वाली है, पड़ोसनों के सर छाती पर सांप लौट रहे हैं। और ये बात बिरजू की माँ भी जानती है। गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को मखनी बुआ को बहुत बुरा लगा, जाहिर सी बात है सुन करके। मखनी बुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट का पैसा क्या आ गया है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। निसाफ करो, निसाफ यानी इंसाफ करो। गांव के लोग जब बोलते हैं तो शब्दों को किस तरह से बदल देते हैं, रेणु इस बात को बहुत अच्छी तरह पकड़ते हैं। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण है महिला आंचल उपन्यास में, जो आज़ादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। उसमें जब लोग नारा लगाते हैं तो वो इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद, क्योंकि उनको जिंदाबाद समझ में नहीं आता तो उसको जिंदाबाद बोला करते हैं, शेर। तो बिरजू की माँ ने व्यंग्य कर दिया मखनी फुआ का, और मखनी फुआ पानी भरती हुई औरतों के सामने जाकर के अपनी दुहाई दे, अपना रोना रो रही है, कह रही है कि देखो मेरे को क्या बोला इसने। जब उसने कहा तो जंगी की पुतोहू तीसरा कैरेक्टर है। ये गांव की नई बहू है जो बोलने में बड़ी तेज है, जो बड़ी सुंदर है, जो सनीमा के गीत सुनती है, जो थोड़ी मॉडर्न है उस गांव के अंदर। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती, वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ सरबे सितल मिट्टी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी फटा की भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। सरबे सितल मिट्टी, ये भी एक अंग्रेजी शब्द है जिसको गांव वाले किस तरह से बोल रहे हैं। ये है बेसिकली सर्वे सेटलमेंट। अब यहाँ आपको थोड़ा सा इस कहानी की पृष्ठभूमि बता देना जरूरी है। यह कहानी जमींदारी उन्मूलन विधेयक के पारित होने के बाद की पृष्ठभूमि की कहानी है। जब जमींदारी उन्मूलन विधेयक आया
और लैंड टू द टिलर यानी जमीन जोतने वाले की होगी। जो किसी जमीन पर कई वर्षों से हल जोत रहा है वह जमीन उसके नाम कर दी जाएगी और जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी। जब यह विधेयक भारत में आज़ादी के बाद लाया गया तो उसके बाद गांव में एक लंबा अभियान चला। जमींदारों ने जिस तरह से षड्यंत्र करके इधर उधर से इधर अपने परिवार वालों के और अपने कुत्ते बिल्लियों तक के नाम करा करके अपनी ज़मीनों को बचाने की कोशिश की। उस समय गांव में बिरजू के पिता ने अपनी ज़मीन जिस पे वो जोत रहा था सर्वे सेटलमेंट के ऑफिस में जाकर के नाम लिखा करके और जमींदार के सामने साहस के साथ खड़ा होकर के अपनी ज़मीन को पाया। इसीलिए गांव के सब लोग बिरजू के परिवार से, बिरजू के माँ बाप से चिढ़ते हैं और इसीलिए बिरजू की माँ में थोड़ी सी अकड़ है क्योंकि उनके पास ज़मीन है। वो ज़मीन जो बिरजू के पिता ने सर्वे सेटलमेंट के ऑफिस में जाकर के नाप जोक के लिए आने वाले पटवारियों के सामने साहस के साथ खड़े होकर के पाई और जमींदार का गुस्सा मोल लेकर के भी पाई। जमींदार का गुस्सा मोल न लेने के कारण गांव के कई लोग जब अपनी ज़मीन खो बैठे तब बिरजू के परिवार ने अपनी ज़मीन को बचाए रखा था। असल में परिवार बिरजू का नहीं है लेकिन गाँव के लोगों के माँ बाप के नाम नहीं लिए जाते हैं, इसलिए बिरजू की माँ, बिरजू के पिता, यही मैं बोल रहा हूँ। तो इस संदर्भ को आप समझ लेंगे तो कहानी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो जो जंगी की पुतोहू ने जो व्यंग किया उसका अर्थ भी आप समझ गए होंगे कि तू बुआ सर्वे शीतल मिट्टी के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम भी 2-3 बीघा धनर जमीन का पर्चा कट जाता। थोड़ी सी कठिन भाषा है, यही सबसे बड़ी खासियत है आंचलिक रचना की। उसकी भाषा समझने के लिए आपको उस इलाके की बोली का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। सर्वे सेटलमेंट के ऑफिस में जाकर के फूल किनारे वाली साड़ी पहन करके अगर तू भी कोई भेंट वेंट चढ़ाती तो आज तेरे नाम भी 2-3 बीघा जमीन होती। तो जंगी की पुतोहू ने उस समय पर व्यंग्य किया है कि इन्होंने कुछ न कुछ ऊपर का माल देकर के या कुछ न कुछ रिश्वत देकर के या अपनी सुंदरता से मोह करके अपने नाम जमीन कराई है। तो ये गांव की जो संरचना है जिसमें चिल्ला करके पड़ोस में सुन लिया जाए, इस तरह से चिल्ला करके व्यंग्य किया जा रहा है। जंगी की पुतोहू महिलाओं के बीच में बोल रही है लेकिन जोर से बोल रही है ताकि उधर चंपिया की या बिरजू की माँ सुन ले और सुन करके जल भुन जाए। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती आई। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला लेकिन मन महसूस कर रह गई। बुरा तो उसको भी लगा, वो भी जवाब देने का सोचने लगी। फिर सोच करके बिरजू की माँ भी एक तीखा जवाब देती है, अपनी बेटी को डांटती है जोर से, ऐसे कि वो पड़ोस के गांव में, पड़ोस के घर में सुनाई दे जाए। सुनिए वो क्या कहती है। अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुंडी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गाँव में तो थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतोहू सब आने लगी हैं। वहीं बैठ के बाजे ने मुरलिया सीख रही होगी। हरजाई चंपिया, गांव में तो थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोही सब आने लगी हैं। बैस्कोप यानी बाइस्कोप, यानी ये जो थिएटर बाइस्कोप देखने वाली नई आ गई है, ये बिगाड़ रही है गांव को। तो अपनी बेटी को डांटती है कि तू उसके संगत में रह के बिगड़ मत जाना। तो जंगी की पुतोहू ने बोला तो जंगी की पुतोहू को तुर्की बतुर्की जवाब बिरजू की माँ ने दे दिया। खबरदार, जो कभी बाजे ने मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है स्टेशन की छोकरियों से। स्टेशन की छोकरी वो स्टेशन के पास रहती है, इसीलिए थोड़ी ज्यादा आधुनिक है। कौन? जंगी की पुतोहू। इतने में खबर आती, वो दौड़ी दौड़ी चंपिया आती है और बताती है कि बिरजू के बाबा को यानी पिताजी को कोरिया टोली के लोगों ने गाड़ी देने से मना कर दिया और अब वो गाड़ी लेने के लिए, मियाँ जान की गाड़ी लेने के लिए दूसरे टोले में गए हैं। टोले आमतौर पे जातियों और धर्मों के आधार पर बटे होते हैं गांव में, तो एक टोले से गाड़ी नहीं मिली तो एकदम सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। छाते की कमानी, वो जो छत्र होता है ना, जो सम्मान का प्रतीक है। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं थी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के। ये मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी, देख चुकी जीवन नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। शाम ढलती जा रही है। गांव की महिलाएं एक एक करके जो पैदल जाती थी वो चली गई हैं और यहाँ गाड़ी के इंतजार में अंधेरा घिराया है और खबर ये आई है कि बिरजू के पिता को गाड़ी मिली ही नहीं।
तो अपने पति पर गुस्सा आ रहा है, ये आदमी क्या खाक नाच दिखाएगा, कोई 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 मतलब इस। और बिरजू की माँ ज़्यादा चिंतित इसलिए है कि वो कई दिन से ये गांव भर में ढिढोरा पीट चुकी थी कि वो तो गाड़ी में नाच देखने जाएगी। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, पप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए, मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। बिरजू की माँ कोप भवन में जा बैठी है क्योंकि उसे अपने पति पर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है जो मैं बता ही चुका हूं आपको। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आके रुक गया। बच्चे भी रुआंसे हो गए हैं, अगर गाड़ी नहीं आएगी तो नाच देखने कैसे जाएंगे। सूरज बिरजू का दिल भी भर आया। उसने मनी मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन को बोला। पेड़ पर जिस जिन का वास है उस जिन को एक बैंगन की मानता बोली। मानता बोली समझते हैं ना कि अगर ये हो गया, अगर हम आज जा पाए तो तुझको एक बैंगन चढ़ाऊंगा। अब आप हंसेंगे लेकिन ये बैंगन बिरजू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बैंगन वो है जो उसने गांव में अपने पौधे को रौप करके उगाया है। तो बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उसके जीवन, उसके दिल के सबसे करीब की चीज़ है, उसकी वो बोली बोल देता है जिन बाबा के नाम। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। तो इस कहानी में जिन भी हैं, इस कहानी में गांव के लोग हैं, उनके छोटे छोटे मासूम झगड़े हैं, उनकी खूबसूरती है, उनका सौंदर्य है। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने, गांव के भाई खोकियों की आंख में खिलखिली पड़ गई है। यहाँ मैं वो हिस्सा पढ़ रहा हूँ जो सबसे कहानी का खास हिस्सा है, जिसमें आपको मैंने बताया जमींदारी उन्मूलन का पूरा संदर्भ समझ में आता है। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। लाठी कड़ी करो, समझते हैं ना, अपना हक मांगने से मिलता है। बिरजू के पिता ने अपना हक मांगा और इसीलिए जिस जमीन को वो जोत रहे थे वो जमीन अपने नाम करवाई और आज वो बेगार नहीं कर रहे हैं। और गांव के बाकी लोग खांसे तक नहीं, बाकी लोग डर के मारे जमींदार के आतंक के कारण बोले नहीं और अपने नाम जमीन नहीं करवा पाए थे। भला रे आदमी, भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। यहाँ संदर्भ आता है कि बिरजू के पिता को हिम्मत किसने दिलाई? बिरजू के पिता को जमींदार के सामने डटकर खड़ा रहने की हिम्मत दिलाई थी बिरजू की माँ ने, यानी उनकी पत्नी ने। वो अगर दिन रात उसको साहस में मदद थी तो बिरजू का पिता जमींदार के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस समय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच, कथारी के नीचे दुशाले का सपना। फिर एक कहावतों से भरी हुई है रेणु की कहानियां। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती आएंगी, हंसती जाएंगी। बिरजू की माँ को नाच न देखने जाने से भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि कल सब औरतें उसका मजाक उड़ाएंगी कि देखो हाँकती फिरती थी कि गाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाऊंगी, कहीं नहीं जा पाई, नहीं ले जा पाया, टिली लिली। इतने में बैल की घंटियों की आवाज सुनाई दी। बच्चे कहते हैं कि बाहर बैल की आवाज आ गई, सोने दे मेरे को, मैं गुस्से में हूँ। अरे माँ लगता है गाड़ी भी है, चुपके से देख टट्टी में छेद करके। टाटी मतलब जो वो चिक है उसको ढका के देख। फिर बच्चा देखता है, बताता है कि हाँ आ गया, बापू आ गया, बापू के पास बैल भी है और गाड़ी लेकर के आए हैं। बिरजू के बाप ने पुकारा बाहर से। बिरजू मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। तो बिरजू का बाप हंसता हुआ आता है। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा, अभी अभी बलरामपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है, पंचशीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। यानी अभी नाच शुरू नहीं होगा, अभी तो हाकिम साहब को गाड़ी लेके आएगी, जब चीफ गेस्ट आ जाएंगे उसके बाद शुरू होगा। अभी बहुत देर नहीं हुई है, फटाफट तैयार हो जा। मैं काफ़ी हिस्सा छोड़ छोड़ के थोड़े मुख्य हिस्से पढ़ रहा हूँ कहानी के, आप पूरी कहानी पढ़ लीजिए, मैंने PDF में आपको भेजी है और यहाँ YouTube के नीचे भी मैं लिंक में लगा दूंगा। लेकिन जो अब कहानी बदलती है, अभी तक किस किस से लड़ रही थी? मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, और अब जब गाड़ी आ गई है तो
बिरजू की माँ कहती है, चंपी जरा घेल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज तो दे। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही हैं। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दी। हाँ, अब फुआ को क्यों पुकारती है? सारे ठोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है, अकेली है फुआ, तो अकेली बुढ़िया है उस गाँव घर में। तो वो कहती है, हाँ अब क्यों पुकारेगी, अकेली मैं ही तो हूँ, उसको याद है अभी तक वो व्यंग्य। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। तय ये हुआ था कि मीठी रोटी पका के, जब गाँव मेले में जाते हैं ना गाँव के लोग, तो अपने साथ पकवान वगैरह सब बना के ले जाते हैं, तो मीठी रोटी बना के ले जाएंगे। मीठी रोटी ही सबसे बड़ा पकवान है ग्रामीण लोगों के लिए। तो मैं कहाँ बनाना जानती। फुआ को 1 मिनट में मना लिया। बिरजू की माँ ने गाड़ी आने के बाद फुआ को पुकार के कहा कि आ जाओ, मीठी रोटी बनवाओ, मैं नहीं बनाना जानती। फुआ खांसती आई। इसी से घड़ी पैर रहते पहले ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले ही अपनी अंगीठियाँ सुलगा लाती। आपको याद है, कहानी की शुरुआत इसी सवाल से हुई थी कि नाच देखने जाएगी क्या। गुस्सा तो अपने पति पर था और निकाल दिया मखनी फुआ पर। तो अब वो कहती है, मैं तो इसीलिए पूछने आई थी, हो अपना हुक्का लाइयो ना बुआ। बिरजू की माँ जानती है कि मखनी फुआ को तंबाकू पसंद है। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर काम कर सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। हो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। बिरजू मखनी फुआ के लिए तंबाकू रखा है। गांव की औरतों को ये एक जो अपनी माँ समान जो उसकी फुआ है, वो उसके शौक का ध्यान रखती है, उसके लिए उसने चुपके से तंबाकू बचा के रखा है। ताक पर 2-3 मोटे शकरकंद दे दे बिरजू को चंपिया। पहले इसी बिरजू को डांट पड़ गई थी, मैंने वो हिस्सा पढ़ा नहीं, शकरकंद खा जाएगा। अब अपने बेटे के लिए भी सब खुश हो गई है। एक बार जब अच्छा हो गया तो बिरजू की माँ का सब कुछ अच्छा मन से निकलने लगा। फिर जब गाड़ी आगे निकल के गाड़ी चलने लगती है, जब गाड़ी चलती है, गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतहू नाच देखने चली गई क्या? जंगी की पुतहू से भी लड़ाई हुई थी थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा। क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतौहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। जंगी की पुतहू भी नाच देखने नहीं गई है। अरे ट्यूशन वाली, रोती काहे है? जा झट से कपड़ा पहन, सारी गाड़ी पड़ी है खाली, आजा जल्दी से, तू भी आजा, तू भी बैठ जा गाड़ी में, गाड़ी तो खाली ही पड़ी है। ट्यूशन वाली, पहले ट्यूशन वाली उसको व्यंग में कहा था, अब उसको प्यार से कह रही है, ट्यूशन वाली तू भी आजा। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुंदरी तीनों गाड़ी के पास बैठ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बताएगा पुतोहू को। बैल को गाली देके जो बहू, गांव की बहू, सबकी बहू, उस गांव की बहू की सुंदरता की तारीफ कर दी कि वो कितनी सुंदर उसकी चाल है। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। कहानी में जो सौंदर्य बोध है रेणुका, वो देखिए आप। बिरजू के पिता ने जो गांव की 2 बहुएं आके बैठी, उनके उस घूंघट वाले चेहरे को देखा तो उसे खेत की झुकी हुई गेहूं की बालियां याद आ गई। जंगी की पुतहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं। बैस्कोप, बाइस्कोप, वो पंचलाइट कहानी जो है ना, जिसका मैंने जिक्र किया, पंचलाइट कहानी ढूंढ के पढ़िएगा आप लोग। पंचलाइट कहानी का जो हीरो है, उस हीरो के बारे में ये गांव में बदनामी फैल जाती है कि वो तो सलम सलम गाना गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम रोते भी रहे, हंसते भी रहे। राज कपूर की फिल्म शहर जाके दिखाया है और गांव में सलम सलम वाला गाना गा रहा है, तो उसका वो विलेन हो जाता है। लेकिन फिर गांव में पंचलाइट आती है। पंचलाइट यानी लालटेन आती है, लेकिन गांव में किसी को जलाना नहीं आता। तब कोई कहता है कि वो अपना, जो मैं नायक का नाम अभी भूल रहा हूँ, वो जलाना जानता है। उसे लेके आते हैं और वो पंचलाइट जलाता है तो वो एकदम से वापस हीरो हो जाता है। कितनी सुंदर कहानी है, जरूर पढ़िएगा एक बार मौका निकाल के। तो जब बिरजू की माँ को याद आया कि ये जो नई पुतोहू हैं 4, मैंने 4 नाम लिए, ये चारों तो बाइस्कोप का यानी सिनेमा का गीत गाना जानती हैं। आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले इसी सिनेमा के गीत के लिए बिरजू की माँ ने कोसा था कि ये गाँव की हवा को बिगाड़ रही है। और अब अच्छा, अबे बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। दोनों पुतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खकार कर गला साफ किया। गाड़ी चल पड़ी है। गांव की नई बहुएं जो थोड़ी आधुनिक हैं,
और जो सिनेमा का गीत गाना जानती हैं, उन्होंने सिनेमा का गीत गाना शुरू किया। बिरजू की माँ ने एक जंगी की पटोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पटोहू है, गौने की साड़ी से खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। असल में मैं वो हिस्सा पढ़ना भूल गया कहानी में। जब शुरू में लड़ाई चल रही थी पड़ोस में और अड़ोस में दोनों महिलाओं की, तब बिरजू की माँ को व्यंग्य में लाल पान की बेगम कहा गया था। और अब जब सब खुश हैं, साथ साथ गाड़ी में बैठ के मेला देखने जा रहे हैं, तब बिरजू की माँ सोचती है, लाल पान की बेगम मुझे कहा तो क्या बुरा कहा, ये तो अच्छी बात है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंग टिक्का पर चांद। बिरजू की माँ में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। कहानियाँ खत्म हो जाती है। बिरजू की माँ के लिए मेला देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ही महत्वपूर्ण है कि वो सब इकट्ठे होकर के गाड़ी में बैठ के जाएं। उसकी जो संपन्नता है, देखिए ये ग्रामीण परिवारों की संपन्नता है, वो दिखावे की नहीं है। वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर के आनंद लेने जाएं। तो अब गाड़ी चल पड़ी है, गीत गाया जा रहा है, उसकी अपनी बच्ची और पड़ोस की बहू मिलकर के गीत गा रही हैं। बिरजू की माँ के मन की सारी लालसाएं इसी क्षण पूरी हो गई हैं। उसके मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। अब वो शांति से सो जाना चाहती है। यहाँ हमारी कहानी खत्म होती है। लाल पान की बेगम, इसके माध्यम से आपके सामने एक ऐसी ग्रामीण स्त्री का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है जो झगड़ती भी है, जो व्यंग भी करती है, जो थोड़ी कुटिल भी है, लेकिन जो मन की बहुत साफ है। यही ग्रामीण जीवन का सच्चा सौंदर्य रेणु की कहानियों में निकल के आता है। एक ऐसा सौंदर्य, उनके झगड़े जो बहुत मामूली हैं, जो शोषण नहीं जानते, जो दमन नहीं जानते, जो आपस में मिलजुल करके रहना जानते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कहानी समझ आई होगी। कोई सवाल यदि आपके मन में हो तो आप ज़रूर पूछें और एक बार कहानी पूरी पढ़ जरूर लें। शुक्रिया।